हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को शुभ संध्या। और आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। स्वाति प्रिया बोल रही है हेलो सर, हेलो स्वाति, हेलो नीतीश। और आज हम लोग अब इसके थर्ड लेक्चर में आ गए हैं और हमारा थर्ड लेक्चर सेंटेंस एंड क्लाउज का। उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, कल का वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो अभी चैट में आप कर सकते हैं। शिवम भी बोल रहे हैं हेलो सर, शिवम हेलो। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं और हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। और ये मैं पीडीएफ आपके लिए बनाता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको वर्बली बोल के और लिख के आपको समझा रहा हूँ। इससे पिछले मैंने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दिया, कल मैंने आपको हुज तक पढ़ाया था, होम का भी पढ़ा दिया था, और यहाँ से मुझे पढ़ाना बाकी था। आपको शायद याद आ रहा होगा कि हमने हुज और होम तक पढ़ा दिया था। WH वर्ड यानी WH क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें से WH वर्ड का प्रयोग हमने यहाँ तक समझा दिया था। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा सीखते हैं। हम लोग ये सीखते हैं इसमें कि WH वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड्स जो होते हैं उसमें व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, है ना। ये चार अभी हम लोगों को पढ़ना है और ये चारों का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह नहीं होता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज दीज आर यूज्ड एज एन एडवर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। यानी इसका प्रयोग या तो एडवर्ब के रूप में होता है या एडजेक्टिव के रूप में होता है। इसलिए इसका हम लोग इसका ये जो चारों दिख रहा है यहाँ पे, इन चारों का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से सब्जेक्ट की तरह हम करते थे हु का प्रयोग, है ना। जैसे हु राइट्स ए लेटर, हु राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में आप देखते थे कि ये था हमारा सब्जेक्ट। हु राइट्स ए लेटर में एक पत्र कौन लिखता है, तो जो लिखता है, जो लिखने वाला है, वो सब्जेक्ट हुआ। यानी इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट था। लेकिन जब आप व्हेन से, वेयर से, व्हाई से और हाउ से सेंटेंस बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कभी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी एक रीजन बताया था कि इन सब के प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की तरह होते हैं। एंड एज वी नो, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स आर नेवर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग इसका नहीं होता है। ठीक है जी। तो अब इसका प्रयोग हम करते कैसे हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं, आपको मैं बता दूं, इसका प्रयोग मैं करता हूं। अब व्हेन का प्रयोग मैं एक सेंटेंस से बना के दिखाता हूं। आपको यहाँ पे व्हेन का लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं व्हेन से एक सेंटेंस बनाते हैं। व्हेन विल यू कम फ्रॉम मुंबई। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम कब मुंबई से आओगे। यानी कि व्हेन विल यू कम फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई से तुम कब आओगे। तो अब आप बताइए कि इसका हिंदी हुआ कौश है, यानी कब। और आपको मैंने बताया था कि WH वर्ड जो भी होता है इसके बगल में एक वर्ब का रहना जरूरी होता है। तो ये वर्ब हो गया और लास्ट में इसमें क्या लगा हुआ है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन में व्हेन का प्रयोग। इस सेंटेंस में व्हेन एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। एडवर्ब, आप ये याद रखिएगा ये सब, ताकि हम लोग जब वॉइस नरेशन पढ़ें तो इन सब का हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। और व्हेन का प्रयोग एक और आपको याद रखना है कि टाइम को बतलाने के लिए करते हैं। व्हेन का प्रयोग टाइम को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी व्हेन जब भी लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में तो इससे हमारे टाइम का बोध होता है। अब वेयर से प्लेस का बोध होता है। प्लेस का मतलब क्या होता है भाई? स्थान। प्लेस का मतलब होता है स्थान। यानी कि स्थान का बोध कराने के लिए हम प्लेस का प्रयोग वेयर का प्रयोग करते हैं। अब जब हम प्लेस का यूज करते हैं तो एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। अब इस सेंटेंस में देखिएगा कि इसका अर्थ होगा कहां, यानी कि जगह का नाम। आपको मैंने अभी तुरंत बताया था कि वेयर का प्रयोग किसके लिए होता है? स्थान को बतलाने के लिए होता है। स्थान यानी जगह को बतलाने के लिए, प्लेस को बतलाने के लिए। और इसलिए वेयर को हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहते हैं। व्हेन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है।
वेयर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में होता है, जहां पे इसका अर्थ क्या हो गया, कहां, यानी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि वाई का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वाई का प्रयोग रीजन को बतलाने के लिए करते हैं। सॉरी, एक मिनट। वाई का प्रयोग हम किस में करते हैं भाई, रीजन को बतलाने के लिए। वाई, वाई का प्रयोग हम लोग रीजन का मतलब होता है कारण, यानी कारण को बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। वाई को एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाता है। एक सेंटेंस में लेता हूं, जैसे वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, है ना, तुम क्यों हंस रहे हो, यानी कोई ना कोई कारण होगा। दैट इज वाई इज सच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ रीजन, जिसका प्रयोग हम रीजन को व्यक्त करने में करते हैं। आपने एक सेंटेंस देखा यहाँ पे जिसमें मैंने लिखा वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, यानी देयर इज सम रीजंस, यानी कुछ ना कुछ कारण होंगे फॉर योर लाफिंग, आपके हंसने के लिए। सो वाई का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं बच्चों, रीजन के लिए करते हैं। अब हम अगला करते हैं हाउ का प्रयोग। हाउ का प्रयोग हम लोग मेथड्स को जानने के लिए करते हैं, और इसका दो तरह से प्रयोग करते हैं। एक तो हमारा होता है एडजेक्टिव के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में होता है, और दूसरा हमारा होता है एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब के रूप में होता है और पहला हमारा एडजेक्टिव के रूप में होता है। और जो इससे पहले हमने तीनों पढ़ा था, व्हेन, वेयर और व्हाई, इन तीनों का प्रयोग सिर्फ एडवर्ब के रूप में होता है, जबकि हाउ का यूज हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। यहाँ पे देखिएगा हाउ का प्रयोग लिखा हुआ, इसका प्रयोग हम लोग मेथड को बतलाने के लिए करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एडजेक्टिव के रूप में, जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अब आपको पता करना है कि ये एडजेक्टिव कैसे है। आपके समझ में आएगा कि भाई ये एडजेक्टिव तो है, सर तो बोल रहे हैं, लेकिन हाउ इज इट डिफाइंड एज, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक एडजेक्टिव है। जैसे मैं अगर आप इसका जवाब निकालूं हाउ आर यू, तो आप क्या कहेंगे, इसको जवाब में क्या कहेंगे, आई एम फाइन। आपको कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप क्या कहेंगे, आई एम फाइन, यानी कि हाउ के जगह पे हमने क्या दिया है, फाइन। फाइन क्या चीज होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं, एडजेक्टिव के पहले भी करते हैं। जैसे हाउ ओल्ड यू आर, हाउ ओल्ड आर यू, सॉरी आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है। तो अब आप बताइए, एडजेक्टिव के साथ भी हुआ, इसका प्रयोग हुआ। ठीक है। अब एडवर्ब के रूप में हम देखते हैं इसका प्रयोग। ये तो हमारा एडजेक्टिव की तरह हो गया, एडजेक्टिव के साथ हो गया। अब हम लोग एडवर्ब के रूप में देखते हैं, जैसे हाउ फास्ट डज ही रन, हाउ फास्ट डज ही रन, यानी कि कितना तेज दौड़ता है वह, कितना तेज दौड़ता है वह। तो अब आप बताइए हाउ फास्ट डज ही रन में कितना तेज दौड़ता, ये फास्ट क्या चीज है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव के अर्थ को जो मॉडिफाई करे, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिखाया था कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या चीज हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर टोटल 9 बेसिक WH वर्ड्स। हु, मैं आई रिपीट इट अगेन। एक्चुअली सबसे पहला होता है हु, सेकेंड वन इज व्हाट, व्हिच, हुज, हुम, ये 5 हो गया। उसके बाद हमारा आता है 4 अलग से 4 कौन कौन आता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, और फिर एक हाउ, यानी 5 और 4 9, यानी कुल मिला के 9 बेसिक WH वर्ड होते हैं, जिसको कि हम लोग कल से लेके अभी तक स्टडी कर रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसे, कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, व्हिच का प्रयोग भी सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह होता है,
हुज का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह लेकिन संबंध बतलाने के लिए होता है, और हुम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जबकि जो 4 बच गए, जो जो लास्ट में जो 4 WH वर्ड्स बच गए, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इन सब का प्रयोग या तो एडजेक्टिव के रूप में या एडवर्ब के रूप में सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में होता है। चलिए, ये सब हम लोग अब समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाएंगे तो हम लोग अब देखेंगे फॉर्मेटेड WH वर्ड। आपके सामने में ये लिखा हुआ मिल रहा होगा फॉर्मेटेड WH वर्ड। फॉर्मेटेड WH वर्ड क्या होता है? यानी कि फॉर्म, आप गौर करेंगे ये फॉर्म से बना है, फॉर्मेटेड यानी फॉर्म, उसी से फॉर्म हुआ। किससे? बेसिक से। जो बेसिक हमारा था, आप पढ़े अभी थोड़ा देर पहले हाउ, तो यानी बेसिक से ही बने हुए ये फॉर्मेटेड WH वर्ड होते हैं। और इसकी भी संख्या 9 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि बेसिकली इसकी भी हम लोग 9 तरीके से पढ़ते हैं, इसे भी 9 तरह से हम लोग समझते हैं। और सबके बारे में मैं आपको एक एक करके समझा दूं कि ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इससे भी बने हुए सेंटेंस WH क्वेश्चन ही कहलाते हैं। जैसे हाउ मेनी का यूज संख्या बतलाने के लिए करते हैं, संख्या को बतलाने के लिए करते हैं। हाउ मच का प्रयोग मात्रा को बतलाने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये अंग्रेजी में अगर हम लोग लिखें तो इसे नंबर, और इसका मतलब हो गया क्वांटिटी, QUANTITY। ठीक है। हाउ फार, हाउ फार का मतलब दूरी, दूरी को बतलाने के लिए करते हैं, यानी डिस्टेंस को बतलाने के लिए करते हैं। हाउ लॉन्ग का प्रयोग अवधि, अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन, अवधि, अवधि, अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन। दौरान जिसको कहते हैं, इसके दरमियान, इसके दौरान, तो ड्यूरेशन, RATION। उसके बाद आता है हाउ ऑफेन, हाउ ऑफेन से आवृत्ति का बोध होता है। आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना। हाउ ऑफेन यानी कि कितनी बार। सर 8 ही है, नीतीश लिख रहे हैं 8 ही है। आप देखेंगे इसमें दोनों को एक साथ लिख दिया गया है, दोनों का एक जैसा होता है, इसलिए आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नीतीश कंफर्म करिए, समझ में आ गया होगा। तो इस दोनों का यूसेज एक जैसा होता है, इसलिए दोनों को हमने समझाने के लिए एक में ही रखा है। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स से भी यानी कि बारंबारता का बोध होता है, फ्रीक्वेंसी का भी, यानी बारंबारता कहिए, आवृत्ति कहिए, बारंबारता या आवृत्ति कहिए, इससे भी फ्रीक्वेंसी का ही बोध होता है ना। और एट व्हाट टाइम, इससे फिर से समय का बोध होता है। और इससे किस्म, किस्म का मतलब प्रकार यानी वेराइटी का बोध होता है। किस्म यानी वेराइटी, प्रकार जिसको कहते हैं। नीतीश बोल रहे हैं जी सर, ठीक है, समझ में आ गया होगा नीतीश। तो कहने का अर्थ ये है कि मैंने इसे सबको इंग्लिश और हिंदी सब में लिख दिया है। मैं इसमें से एक आध एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि इस तरह कैसे यूज करते हैं। बाद बाकी ये फॉर्मेटेड है, मेनली हमें वो समझना था बेसिक WH वर्ड्स, और इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हाउ मेनी बुक्स हैव यू। एक सेंटेंस मैंने लिखा आपको समझाने के लिए कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू, आपके पास कितनी किताबें हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है ना। अब देखिए हाउ मच मिल्क, है ना, हैव, या फिर आप दे दो यहाँ पे डज ही ड्रिंक। हाउ मच एट नाइट, और रात में भी दे दो एट नाइट, तो और भी थोड़ा सा एक्सटेंशन जोड़ दिए तो हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक एट नाइट, यानी कि रात में वह कितना दूध पीता है। तो बताइए कितना दूध पीता है, तो मात्रा का बोध हो गया, मात्रा का, क्वांटिटी का बोध हो गया। तो इस तरह से हम सारे सेंटेंसेस को समझ जाएंगे और एक ही जैसे होता है। अगर आपको इसमें से किसी को सीखना है तो इसके बारे में कमेंट करिए कि सर इसके बारे में बताइए। बाद बाकी मैं आगे बढ़ जाऊंगा चूंकि टॉपिक भी उसे ख़त्म करना है। ठीक इसी तरह से अलग अलग वर्ब और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डालते चलेंगे और सारे सेंटेंसेस हम बनाते चलेंगे। ठीक है,
जैसे देखिए हाउ मेनी टाइम्स करके बचा हुआ है बारंबारता को बतलाने के लिए। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल इसका भी लिख के बताऊं, इसे मैं मिटा दूं। आपने क्या लिखा है? 5 लीटर। अच्छा, नीतीश बोल रहे हैं हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक एट नाइट, रात में कितना दूध पीते हैं? तो 5 लीटर। 5 लीटर पी जाते हैं भाई नीतीश। वाह, सही है, सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 5 लीटर। तो अल्टीमेटली 5 लीटर दूध जरूर पीजिए, लेकिन आपको शायद समझ में आ गया होगा। और 5 लीटर अगर दूध पीते हैं तो ऑब्वियसली दिमाग से तो जरूर तेज होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं अब, और इसको हम मिटा देते हैं। और इस तरह से ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। यानी कि ज़्यादा इस पर हम लोग अब समय नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बेसिक ही अभी पढ़ रहे हैं, इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। और इसको लेके आगे बढ़ा देते हैं। नीतीश बोल रहे हैं 1 लीटर। चलिए, अब इधर उधर की बातें छोड़ के हम आगे फिर से पढ़ने पे आ जाते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अगला जो हमारा सेंटेंस है, और वो सेंटेंस हमारा है, 1 मिनट, एक मिनट। चलिए, अपना हमने कॉपी ले लिया ये। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। अगला हमारा है, कौन सा हमारा अभी है? अ, तीसरा। अब दो हम लोग पढ़ चुके हैं, एसर्टिव भी पढ़ चुके हैं और इंट्रोगेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं भाई? इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य क्या होता है? आदेश सूचक वाक्य, आप देखिए ना, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। सॉरी, लंबा एक मैसेज आया है। इट इज ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन। इट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। गो देयर, लेट अस गो देयर, डोंट गो देयर। वाह, शिवम ने बहुत अच्छा जवाब दिया भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है एक ऐसा वाक्य जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन, इन सब का बोध होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। शायद एक आध क्लास मैंने बेसिक में आपने पूछा था तो मैंने बताया भी था आपको, और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमें, अब मैं आपको बता दूं कि किन किन चीज़ों का बोध करने के लिए करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, मैं सबका एग्जांपल दे दूंगा। ऑर्डर, उसके बाद कमांड, कमांड, उसके बाद एडवाइज, ADVISE, उसके बाद रिक्वेस्ट, उसके बाद प्रोहिबिशन। अगर आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है तो मैं थोड़ा सा तेजी से इसे पढ़ा देता हूँ। प्रपोजल, मैं सबका हिंदी बोलते चलूंगा, लिखने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे बहुत आसान है ये। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश। जैसे गो देयर, गो देयर यानी वहां जाओ। मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ये सब क्या चीज को बता रहा है? ऑर्डर को बता रहा है जी। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कमांड। कमांड मतलब है जो फॉर्मल ऑर्डर होते हैं, जो आदेश होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो ये फॉर्मल नहीं हो सकता, ये एक इनफॉर्मल ऑर्डर हुआ। इनफॉर्मल ऑर्डर क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप पानी नहीं भी लाएंगे तो बहुत बड़ा आफत नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर एक कमांडर इन चीफ अगर ये कहता है कि फायर एट हिम, उस पर फायर करो, तो ये एक सख्त आदेश हुआ, यानी एक फॉर्मल ऑर्डर हुआ, और उसे हम कमांड में रखते हैं। जैसे फायर एट पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी रेंजर्स पर फायर करो। तो ये जो है एक सेंटेंस हो गया, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? कमांड। उसके बाद हमारा आता है एडवाइज। एडवाइज का मतलब सलाह। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए भाई, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? एडवाइस। रिक्वेस्ट, जिसमें से प्लीज या काइंडली लगा रहता है। प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए, है ना। प्लीज टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कृपया समय पर दवाई लीजिए। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही, यानी डोंट लगाते हैं। जैसे डोंट गो देयर अगर हम दे देते हैं, डोंट गो देयर, तो इसका मतलब क्या हो गया?
कि वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यानी डोंट राइट, मत लिखो। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रोहिबिशन को बताते हैं, जो खास तौर पे डोंट से शुरू होते हैं। जैसे डोंट राइट नाउ, अभी कुछ मत लिखो, डोंट राइट नाउ, तो अभी नहीं लिखो, यानी कुछ भी हो डोंट से जो शुरू हो जाएंगे सेंटेंस वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपको प्रोहिबिशन वाले। अब प्रपोजल के जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब क्या हो गया, प्रस्ताव, और खास तौर पे लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, चलो एक साथ नाचते हैं, चलो एक साथ नाचते हैं, तो लेट्स डांस टुगेदर, लेट्स डांस टुगेदर, तो ये प्रस्ताव का बोध हुआ। लेट्स गो टू सिनेमा, लेट्स गो टू पार्टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लेट से जो सेंटेंस शुरू होने वाले होते हैं वो प्रपोजल को बतलाते हैं। हालांकि लेट से और भी सेंटेंसेस शुरू होते हैं जिसका जिक्र हम लोग चैप्टर में करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग हर तरह के सेंटेंसेस के बारे में समझ रहे हैं, ताकि आपको अगले चैप्टर में जब हम टाइम एंड टेंस या वॉइस या नरेशन जब पढ़ा रहे होंगे तो बिल्कुल आसानी से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, एक मिनट। चलिए ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया प्रस्ताव बताने के लिए, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन आपको थोड़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस में और आगे लेके चलते हैं कि इनमें 3 बातों का ध्यान देना पड़ता है, और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं उसको आप समझिए पहले। वो 3 बातें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है कि इसमें ये हमेशा V1 से शुरू होता है, इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, इट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम V1, एंड V1 that stands for फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, वर्ब का पहला रूप, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का पहला रूप। यानी कि ये V1 से शुरू होता है, जो मैंने आपको भी दिखाया, जैसे गो देयर, ये ऐसा, लेकिन हम जनरली बोल रहे हैं। बट इन सम स्पेसिफिक केसेस इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर लेट, आइदर डोंट, आइदर काइंडली, आइदर प्लीज, तो इन सब से भी शुरू होते हैं, लेकिन जनरली किससे शुरू होते हैं, V1 से। अब हम आते हैं दूसरे पे कि इसका सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यू होता है। आपको डिटेल से डॉक्यूमेंट PDF में लिखा होगा, आप वहां से जाके नोटबुक में चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। जैसे मैं बोलूँ कि गो देयर, वहां जाओ, तो इसका मतलब हुआ कि किसको बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं, यानी सामने वाले को बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है, यू होता है, यानी यहाँ पर यू गो देयर माना जाता है। और तीसरा होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपको जानकारी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर का, तो आप इस बात को समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा फिक्स है यू, और उसमें V1 से शुरू होता है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 हो गया। यही कारण है कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझे जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स, है ना, यू विल हैव टू कंसीडर दीज पैरामीटर्स टू मेक अ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ना यू शुड कंसीडर 3 पैरामीटर्स, तीनों पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है जी, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब इन तीनों पैरामीटर्स का ध्यान में रखते हुए आप इंपेरेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। अब हमारा आता है चौथा, और चौथा जो हमारा है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है तो ओके बोलिए, नहीं तो अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के क्वेश्चन से, आप लोगों के जो चैट हैं उससे पता चल रहा है कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो समझ में आ रहा होगा। मैं इसका असाइनमेंट भी कराऊंगा, आपके लिए असाइनमेंट बना के लाऊंगा, और असाइनमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन। ऑनलाइन ही मैं आपको जवाब दूंगा, और उस समय कंसस रहेंगे, और आपको जवाब भी देना है, यानी थ्रू आउट। पहला जो हमारा असाइनमेंट टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है जी, और उसके बाद मैं आपको वो फिर से अपलोड कर दिया करूंगा, ताकि आप घर पे भी उसे बना सकते हैं।
शिवम कुछ लिख रहे हैं, इट इज अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ विश, डिजायर, ब्लेस, कर्स, प्रे, इटीसी, कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। यानी कि एक ऐसा वाक्य, इट इज अ सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिससे हम किस किस का बोध करते हैं, तो विश है ना, प्रे, PRAY प्रे, कर्स, CURSE है ना, और उसके बाद डिजायर, डिजायर मैंने कामना। ये सारे जो सेंस होते हैं, ये सारे जो सेंस होते हैं, ETC लिख देते हैं, ETC। ETC का मतलब होता है एटसेट्रा। नीतीश बोल रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। तो विश, प्रे, कर्स, डिजायर, विश, प्रे, कर्स और डिजायर, ये सब का जो बोध कराने वाला वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। मुझे लिखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट PDF में डाला हुआ है, मैं आपको सिर्फ सुना देता हूं कि इट इज अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ विश, प्रे, कर्स, डिजायर एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बिलोंग टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपने लिखा है एग्जाम्पल, मे यू डाई सून, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मे यू डाई सून, आपने एग्जाम्पल भी दिया है, मे यू डाई सून, और इससे पता चलता है कि ये श्राप दिया जा रहा है कि तुम जल्दी मर जाओ, तुम जल्दी मर जाओ, यानी कि ये कर्स का बोध कराता है। ये किसका बोध करा रहा है भाई, कर्स का, है ना। यानी कि आपने यही अभी दिया है, सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डाई सून के बाद ये साइन दे दिया, यानी यहाँ पर कौन सा साइन होगा, यहाँ पे होगा नोट ऑफ एक्सक्लामेशन साइन। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली किससे शुरू होता है, मे से, है ना, और इसके लास्ट में क्या लगाया जाता है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन साइन। इसको हम लोग बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन साइन, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन साइन, ठीक है जी। इसको मे से जनरली शुरू होता है। हालांकि मैं एक चीज और इसमें समझा दूं कि अगर मे से शुरू नहीं भी हुआ, जैसे अगर आप सेंटेंस ऐसा लिखा देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, और यहाँ पे ये साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है ना। या फिर आप देखते हैं जैसे आई विश यू, आई विश यू, आई विश यू टू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैं थोड़ा मैसेज के अंदाज में लिख दिया हूं इसको, कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर में। यानी कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। तो ये सारे सेंटेंसेस भी क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी मे से शुरू हो तो भी आप केवल हैप्पी न्यू ईयर भी बोलते हैं, तो वो सेंटेंसेस भी क्या कहलाते हैं, अगर आप ऐसे साइन दे देते हैं तो वो सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं, ठीक है। मे से शुरू हो तो भी, अब मे से शुरू ना होकर भी अगर ये लास्ट में ये साइन दिया हुआ है, और खास तौर पे अगर इससे विश, डिजायर, कर्स, प्रे एटसेट्रा का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर, और हमारा टाइम भी हो रहा है ताकि हम इसे जल्दी खत्म भी कर लें, और आपका आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, 5वें नंबर पे है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लामेशन से बनता है ये सेंटेंस, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन का मतलब आप समझिए, जिसमें से आपको मैंने बताया था, आपको इंटरजेक्शंस याद होगा, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने इंटरजेक्शंस बताए थे, और वो इंटरजेक्शंस जिस सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, यानी जो हमारे चेहरे के हाव भाव को बदलता है, तो अगर वो शब्द है, अगर वो शब्द है, एग्जाम्पल में सक्सेस किस यू फिट, किस यू फिट नहीं शिवम, किस योर फिट, आप थोड़ा गड़बड़ किए हैं, आप उसको देख लीजिए, किस योर फिट होगा, असाइनमेंट में भी लिखा होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट PDF, उसमें भी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं भाई, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिससे एक्सक्लामेशन का बोध हो, जैसे लाइक जैसे ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन, ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन। अगर हम ये सेंटेंस लिखे हुए हैं तो आप गौर करेंगे इसमें ये जो शब्द है,
जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, ये सेंटेंस जो है क्या है, मीनिंग ऑफ प्लीज, सॉरो, कंटेम्प्ट, सरप्राइज। यस, बिल्कुल ठीक। प्लीज, सॉरो, कंटेम्प्ट, सरप्राइज, इन सब का बोध हम किस में करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में करते हैं। मैं बता रहा हूं आगे थोड़ा सा। मैं एक सीधा एग्जांपल दे रहा था पहले। तो ये जो शब्द है, ये जो ओह शब्द लगा हुआ है, ये शब्द कहलाएंगे इंटरजेक्शन। ये शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन, जिससे सडन फीलिंग्स का बोध होता है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये समझाया था। लेकिन इससे बने हुए जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस कहलाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिससे आपने लिखा भी है, जिससे प्लेजर, प्लीज लिख दिया आपने, जिससे प्लेजर, सॉरो, कंटेम्प्ट यानी कि सरप्राइज, इस सब का बोध होता है। उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। फाइनली हम लोग इसे डिफाइन कर लें कि इट इज अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सॉरो, प्लेजर, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन etc, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिलोंग टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इसमें इंटरजेक्शन शब्द के प्रयोग होते हैं। जैसे मैं आपको और भी बताऊं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में, जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, ये साइन हमने यहीं पे दे दिया, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस भी क्या कहलाएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे ओ दैट आई वेयर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, है ना। आप गौर करेंगे इसमें भी एक साइन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है वाओ, वाओ, है ना, इट्स अ ह्यूज सिक्स, इट्स अ ह्यूज सिक्स, है ना। तो ये वाव शब्द जो है, या ओ दैट शब्द जो है, या हुर्रा शब्द जो है, या ओ शब्द जो है, ये सभी इंटरजेक्शंस हैं। लेकिन इंटरजेक्शन से बने हुए जो सेंटेंस हैं वो क्या कहलाएंगे, वो क्या बनाएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाएंगे। वो सारा चीज आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ में लिखा हुआ होगा। और आज हम सेंटेंस एंड क्लाउज में सेंटेंस सेक्शन को खत्म करते हैं। कल हमारा क्लास होगा, उसमें से हम क्लाउज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और क्लाउज के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम देंगे, छोटी सी जानकारी देंगे। और जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी जब सेंटेंस को सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, तब हम उसमें क्लाउज के बारे में डिटेल स्टडी और भी करेंगे। लेकिन चूंकि इस चैप्टर का नाम हमने सेंटेंस एंड क्लाउज रखा है, तो हम इसे क्लाउज के बारे में कल पूरे क्लास में क्लाउज के बारे में समझेंगे, कहानी से समझेंगे, थोड़ा मज़ेदार बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आके उस चीज़ को एंजॉय करें। और अगर कोई लाइव नहीं आ पाते हैं तो उन चीज़ों को आप घर पे जो वीडियोस, अपलोडेड वीडियो जो होते हैं, उसमें अभी आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा चैनल सफलता प्लस एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, या फिर हमारा सफलता प्लस के यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध रहता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू। गुड नाइट। नीतीश बोल रहे हैं, गुड नाइट। गुड नाइट नीतीश, थैंक यू सो मच।